अब यहाँ पर है विलगित गोली चालक की धारिता, या फिर आप बोल सकते हैं पृथक गोली चालक की धारिता का आपको निर्धारण करना है। तो यहाँ पर बात हुई है गोली चालक की। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक गोली चालक ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक गोली चालक लिया गया है, इसका केंद्र यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इस प्रकार से है। तो अब ध्यान दीजिए, इस चालक को जो है Q परिमाण का धनावेश दिया जा रहा है। मान लीजिए इस चालक को जो है Q परिमाण का धनावेश दिया गया। तो जब Q परिमाण का धनावेश दिया जाएगा तो ये धनावेश जो है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा इस प्रकार से। और इसके अलावा सभी को याद होगा, जब आपको समविभव पृष्ठ बताया गया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो गोलीय पृष्ठ होता है उस पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं और त्रिज्य अनुगामी होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करें तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं, इन्हें जो है आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इन्हें आप डॉट डॉट करके यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाओं को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका केंद्र आप मान सकते हैं यहाँ पर ओ, इस प्रकार से मान लीजिए। इसके अलावा इस गोली चालक की आप त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ पर इस गोली चालक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। आप स्मॉल आर मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने अनुसार मान लीजिए। बस याद रखिएगा, अगर आप ए मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको ए के अनुसार करना है, अगर आप आर मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको आर के अनुसार करना रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक विलगित गोली चालक लिया गया है। इस चालक को जब Q परिमाण का आवेश दिया जाता है, धनावेश, तो ये आवेश जो होता है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और आपको समविभव पृष्ठ में बताया गया था कि वहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो जो है इस गोली पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। इसके अलावा त्रिज्य अनुगामी होती हैं, यानी कि ये जो है ध्यान दीजिए त्रिज्य अनुगामी होती हैं, और ये जो है केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यहाँ पर ये केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा समविभव पृष्ठ में बताया गया था कि अगर इसके केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी की बात करें तो वो सभी जगह पर समान होगी। जैसे कि इसकी त्रिज्या a है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, वही यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो इस बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी सभी जगह पर समान होती है, इसलिए यहाँ पर जो है इस पर जो विभव का मान होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। ये आपको समविभव पृष्ठ में बताया भी गया था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको इसी चालक के अनुसार कुछ पॉइंट इसमें लिखने आप बता सकते हैं कि माना गोली चालक की त्रिज्या जो है a है और इसे जो है Q परिमाण का धनावेश दिया गया है, और इसे जो है एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक जो है कितना है, k है। ये आपको इतना मान लेना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि माना गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल a तथा इसे Q परिमाण का धनावेश दिया गया है।
इतना आपको मान लेना है कि गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल ए है और इसे जो है क्यू परिमाण का धनावेश यहाँ पर दिया गया है और इसे जो है के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो आप बता सकते हैं कि इसे के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो इसे जो है के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर इस आवेश के कारण या फिर बोल सकते हैं इस गोली चालक के पृष्ठ पर जो है विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? विभव। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें गोली चालक के यहाँ पर हो जाएगा गोली चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव। तो अब यहाँ पर जो हम लोग इस गोली चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव के लिए ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला बताया गया है। विभव का जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसमें आपको बताया गया V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि आपको परावर्तांक दिया गया। अगर परावर्तांक नहीं होता तो के नहीं लिखते हैं, इनटू यहाँ पर हो जाएगा Q बटे, ध्यान दीजिए इसके केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी है? A। ये इतना आ जाएगा यहाँ पर Q/A। ये हो गया यहाँ पर विभव। अब हमको इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः चालक की धारिता। तो अब ध्यान दीजिए, धारिता का सूत्र आपको बताया गया C बराबर Q/V, ये आपने पढ़ा है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Q बट्टे में V का आपको ये वाला मान रखना है। यहाँ पर ये जो दिया गया, ध्यान दीजिए ये वाला मान रखेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/A, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका ये Q से Q कटेगा और ये पलट के ऊपर आएगा। तो जब ये पलट के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा C बराबर, ध्यान दीजिए पलट के ऊपर आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A, इतना आ गया। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप धारिता का सूत्र ज्ञात किए हैं, इसका मात्रक आपको बताया गया है कितना होता है? फैरड। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये जो दिया गया ये एक नियतांक है। इसका मतलब जो धारिता है वो किस पर निर्भर है? ए पर निर्भर है। इसका मतलब जो धारिता है वो यहाँ पर इस गोली चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो यहाँ पर धारिता का मान बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो धारिता का मान घटेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये जो दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये आपका एक नियतांक है। तो अगर आप नियतांक हटा देंगे यहाँ से तो आपको पता है कि धारिता किस पर निर्भर है? फिर ए पर। ए यानी कि गोली चालक की त्रिज्या पर निर्भर है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू A। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है माध्यम, मान लीजिए जो इसे परावर्तांक में रखा गया इसे निर्वात अथवा वायु में रख दिया जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, माध्यम जो है वो निर्वात अथवा वायु है,
तो अगर माध्यम निर्वात और वायु होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा इस स्थिति में जो के होता है आपका वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आप लिख सकते हैं C0 से लिखते हैं उसे हम लोग, बराबर ध्यान दीजिए अब ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया और इनटू में आ जाएगा ए। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसका इतना आ गया। अगर माध्यम निर्वात अथवा वायु होगा तो उस समय इसे आप किससे लिखेंगे C0 से। इसका मतलब ये निर्वात अथवा वायु की धारिता है और ये उस माध्यम की धारिता है जहाँ पर परावर्तांक आपको दिया गया था K। तो यहाँ पर ये जो है K परावर्तांक वाले माध्यम की धारिता है और ये निर्वात अथवा वायु की धारिता है, इसे C0 से लिख दिया गया है। तो अगर यहाँ पर ये होगा तो आप फार्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इन दोनों के अनुसार आप यहाँ पर जो है आप ज्ञात करना चाहें अगर इन दोनों को तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर C बट्टे C0, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए C का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए बट्टे इसका मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या आ गया C बट्टे C0 बराबर कितना आ गया K। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो मान आया है इसके अनुसार आप ध्यान दीजिए परावैद्युतांक को आप परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको परावैद्युतांक यानी कि K यहाँ पर क्या होता है, K यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है, ये आपको बताया गया है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए आप यहाँ पर परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। C क्या है, ये माध्यम की धारिता है जहाँ पर परावैद्युतांक आपको दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि किसी माध्यम की धारिता तथा यहाँ पर निर्वात अथवा वायु की उसी माध्यम में धारिता, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए वही आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से जो आप यहाँ पर बताएंगे। ध्यान दीजिए इससे पहले क्या बताया गया कि किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता C यहाँ पर क्या है आप बताएंगे, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता C तथा C0 क्या है, ये निर्वात अथवा वायु की धारिता, तो वही लिखा गया तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता कितनी है C0। इनका जो अनुपात होगा, क्योंकि दोनों कहाँ दिए गए बट्टे में दिए गए हैं, इसलिए इन दोनों का जो अनुपात है ये उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर K यानी कि परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है तो आप यहाँ पर इस परिभाषा का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ह्रास मतलब कमी या फिर बोल सकते हैं क्षय, या फिर आप यही टॉपिक जो है दूसरे प्रकार से पढ़ सकते हैं। दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा ह्रास, यानी कि जब दो चालकों को आपस में संयोजित किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हमेशा उसमें ऊर्जा की कमी होती है यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है। ये सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आ सकता है कि जब दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है यानी कि कमी होती है, ये सिद्ध कीजिए। तो अब ये आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं इसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दो चालक हैं, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। एक चालक ये हो गया और दूसरा चालक आप मान लीजिए ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये दो चालक हैं, एक को हम लोग मान लेते हैं चालक ए और दूसरे को मान लेते हैं चालक बी। इस प्रकार से यहाँ पर ये दो चालक हो गए। इसके अलावा आप मान लीजिए यहाँ पर कि इस चालक का विभव जो है यहाँ पर V1 है और इसका विभव यहाँ पर V2 है। विभव कब होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है इस चालक को आवेश दिया गया है कितना Q1। जब इसको Q1 आवेश दिया जाएगा तो इसके विभव में वृद्धि कितनी होगी V1। इसी प्रकार से जब इसको आवेश कितना दिया जाएगा Q2 तो इसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाएगी V2 हो जाएगी। इसके अलावा आप दोनों चालकों की धारिताएं मान लीजिए, इसकी मान लीजिए आप C1 है और इस चालक की धारिता आप मान लीजिए C2 है।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों चालकों के जो भी पॉइंट हैं इन्हें आपको नोट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, सबसे पहले आप बताएंगे कि माना किसी चालक को Q1 आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V1 और दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है वो V2 की हो जाती है। इसके अलावा दोनों चालकों की धारिताएं जो है वो C1 और C2 हैं और यहाँ पर इन दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता वाले तार से जो है यहाँ पर जोड़ा जाएगा, यानी कि इन दोनों को जो है यहाँ पर जोड़ना रहेगा। यहाँ पर जो है इन दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जो है यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार से संयोजित किया जाएगा। तो जब यहाँ पर इन दोनों चालकों को संयोजित किया जाता है तो संयोजन में जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। चलिए इसी का हम लोग निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों चालकों को जोड़ने से पहले यानी कि जब दोनों चालकों को यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है उसके पहले यहाँ पर हम लोग इनकी ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चालक ए की स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास दो चालक थे, एक चालक ए है और दूसरा यहाँ पर चालक बी है। तो वही यहाँ पर लिखा गया चालक ए की स्थितिज ऊर्जा है, फिर बोल सकते हैं आप पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो इससे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हाफ इतना हो जाएगा। इसके अलावा धारिता ध्यान दीजिए कितनी है, C1। यहाँ पर ध्यान दीजिए विभव कितना है, V1। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर। ये फार्मूला आपको जब अभी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा बताई गई थी तो वहाँ पर बताया गया था CV स्क्वायर वाला, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं चालक B की स्थितिज ऊर्जा इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 1/2 C2, क्योंकि इसकी धारिता C2 और विभव V2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये दोनों चालकों की अलग अलग ऊर्जा है। अगर आपको कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे संयोजन के पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय बोल सकते हैं या फिर चालकों की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा ध्यान दीजिए, जब आप ज्ञात करेंगे तो इससे आप लिख दीजिए U से, U बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चालक की है हाफ C1 V1 स्क्वायर, इतना होगा, फिर प्लस हाफ यहाँ पर हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर, इतना हो गया। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर जो है समीकरण नंबर फर्स्ट, ये आपका पहला समीकरण हो गया। यहाँ पर ये जो है इन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले जो है कुल ऊर्जा आपको मिल गई है। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जब भी दो चालकों को जोड़ा जाता है तो इनमें कुछ ना कुछ जो है उभयनिष्ठ विभव होता है। तो उभयनिष्ठ विभव कैसे होता है ये आपको बताया गया है पहले ही, कि जब जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश का प्रवाह होता है तो यहाँ पर दोनों के विभव समान होते हैं, जिसे हम लोग उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ विभव तो ध्यान दीजिए उभयनिष्ठ विभव, इसका जो फॉर्मूला आपको बताया गया अभी वो बताया गया V बराबर यहाँ पर जो है इसमें हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2। ये आपको उभयनिष्ठ विभव का जो है फार्मूला भी बताया जा चुका है।
तो अब ध्यान दीजिए, आपको उभयनिष्ठ विभव पता है। अब यहाँ पर हम लोग संयोजन के बाद की जो है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात निकाय की कुल ऊर्जा। तो अब यहाँ पर हम लोग संयोजन के बाद जो है निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो संयोजन के बाद जो है आप निकाय की ऊर्जा को मान लीजिए U डैश से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संयोजन के पहले ऊर्जा थी वो ये थी, और संयोजन के बाद ऊर्जा कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पर था, 1/2 यहाँ पर था, आप कॉमन लीजिए। संयोजन के बाद क्या होता है, संयोजन के बाद दोनों के विभव समान हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने V1 और V2 यूज किया था, अब दोनों जगह पर क्या लिखेंगे आप V, यहाँ पर V हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा, V²। इसका मतलब ध्यान दीजिए इसमें जो है C1 + C2 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं V²। ऐसा क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर संयोजन के बाद जो है दोनों के विभव बराबर होगा, ये भी V हो गया, ये भी V हो गया, तो V यहाँ पर कॉमन हो गया। जब V आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा C1 और यहाँ पर कितना बचेगा C2। तो वही देखिए 1/2 यहाँ पर कॉमन हो गया और विभव समान हो जाएगा संयोजन के बाद, तो V² कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा C1 + C2। इस प्रकार से ये जो है निकाय के कुल ऊर्जा होगी संयोजन के बाद, यानी कि जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाएगा उसके बाद की कुल ऊर्जा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा U डैश बराबर 1/2 C1 + C2। V² का मान ध्यान दीजिए, V का मान आप यहाँ से रखिए, तो ये मान आपको दिया गया है C1 V1 + C2 V2 बट्टे में हो जाएगा C1 + C2 का होल स्क्वायर। ऐसा होगा, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं U डैश बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 + C2 स्क्वायर, तो इस वाले से ये एक कैंसिल होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख सकते हैं C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा C1 + C2। ऐसा ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगा था, इसलिए इसके एक भाग से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर इतना आ जाएगा। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2। इसका मतलब समीकरण 1 से आपको समीकरण 2 घटाना है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाएंगे। तो समीकरण 1 में ध्यान दीजिए कितना था U, यहाँ पर कितना है U डैश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें U - U डैश बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में आपको ये दिया गया था 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, वही हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप माइनस लगाइए, अब ये वाला लिखेंगे आप इधर 1/2, यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा C1 + C2, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा U - U डैश बराबर, इसमें जो है 1/2 पूरे में कॉमन, 1/2 जो है यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये इसका लाशा आएगा, 1/2 जो है इसमें कॉमन होगा और इसके अलावा इसका आपको यहाँ पर लाशा भी लेना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका लाशा आएगा C1 + C2, ये जो है यहाँ पर इसका लाशा हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसका लाशा ज्ञात करना रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर C1 + C2, ये जो है इसका लाशा हो गया। अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर ये लाशा लेंगे तो इसका जो है इधर गुणा होगा, 1/2 सब में कॉमन हो गया, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। अब ध्यान दीजिए C1 + C2 से इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है C1 V1 स्क्वायर, इसमें आपका गुणा हो जाएगा C1 + C2 से। चाहे तो आप पहले ऐसे लिखिए या फिर आप डायरेक्ट इससे गुणा करते चलिए। अब ध्यान दीजिए गुणा कैसे होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ।
सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब इससे गुणा होगा तो एक एक पद से करेंगे। C1 से पहले इसमें करिए, तो देखिए जब इसमें करेंगे C1 से तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसके बाद C2 से करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हो गया। अब उसी तरीके से इसमें करना है। सबसे पहले आप C1 से करेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर, फिर प्लस अब C2 से करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, इतना हो गया। फिर माइनस लगाए, अब यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको और बढ़ा दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस लगाने के बाद ये आपका यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा के लिखने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, ये आपका हुआ a स्क्वायर। फिर प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी कि ये होगा आपका C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, इतना हो गया। फिर होता है 2ab, तो 2ab के लिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर आपको लिखना है 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab का मतलब ये आपका a है और ये आपका b है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको आप और बढ़ा दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 2a की जगह पर हो जाएगा आपका C1 V1 और फिर b की जगह पर हो जाएगा C2 V2, ऐसा। तो ये यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका लाशा लेना है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं या फिर जिनको लाशा लेने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, तो आप लोग लाशा लेना ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है फिजिक्स में, कैलकुलेशन में आपको लाशा लेना। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर लाशा लेना रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 हम लोगों ने ये वाला पूरा कॉमन लिया था। इसके बाद ये C1 प्लस C2 जो यहाँ पर दिया गया था, इसका लाशा लिया गया था, इससे हम लोगों ने इन दोनों पदों में गुणा किया और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा u माइनस यू डैश बराबर 1/2, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसके अलावा प्लस यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस। अब ध्यान दीजिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा, 2C1 V1 और C2 V2। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें माइनस लग जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में यहाँ पर है C1 प्लस C2। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये दिया गया है, इससे आपका ये वाला कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ध्यान दीजिए ये आपका यहाँ पर और ये दोनों कट जाएंगे, इतना तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा u माइनस यू डैश बराबर 1/2, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है और उसमें भी C1 C2 है, ये पूरे में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप C1 C2 ये कॉमन ले लीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे में आपको ये पहले से दिया गया है C1 प्लस C2, इतना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना आएगा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा V2 स्क्वायर और माइनस यहाँ से आपने C1 C2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2V1 V2। इस तरीके से इतना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है u माइनस यू डैश बराबर, ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2,
ये हो जाएगा यहाँ पर C1 C2, चाहे तो इसे आप ऐसा लिख दीजिए डायरेक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C1 C2। ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको 2 दिया गया है, इसके अलावा C1 प्लस C2, इस तरीके से ये फार्मूला आ गया यहाँ पर। अब इस फार्मूले में आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि दिए गए सूत्र में धारिताएं C1 व C2 धनात्मक हैं तथा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यही पॉइंट आपका सबसे मुख्य है और यहीं पर आपको समझना है सबसे ज़्यादा। बाकी तो आपको कैलकुलेशन करना था बस, अगर आपको कैलकुलेशन लासा लेके करना था तो कोई समस्या नहीं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मुख्य पॉइंट अब आपका यहीं पर है। देखिए यहाँ पर C1 और C2 दिया गया है, इन दोनों के मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2, ये भी दोनों मान आपके धनात्मक हैं। तो देखिए C1 प्लस C2 आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसके अलावा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब इसका भी मान क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसका मान हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ही आएगा। आप कोई भी माइनस में ले लीजिए संख्या, आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा हमेशा। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका मान हमेशा धनात्मक आता है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र आया है, इसमें धारिताएं आपकी C1 और C2 पहले से धनात्मक हैं। इसके अलावा V1 माइनस V2 ये पूर्ण वर्ग दिया गया, इसलिए इसका मान भी पॉजिटिव आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए U माइनस U डैश बराबर पॉजिटिव। ये पॉइंट आपको समझना है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर जो है C1 प्लस C2 इन सभी के मान आपके धनात्मक हैं, इसका मान भी धनात्मक आएगा। तो जब आप इस पूरे पद को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो संख्या 0 से बड़ी है। फिर पॉजिटिव का मतलब दी गई संख्या 0 से बड़ी है, यानी कि U माइनस U डैश इज ग्रेटर देन 0, आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है क्या है, धनात्मक है, और धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसलिए U माइनस U डैश इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 0 से बड़ा होगा। तो अब ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए U डैश इतना आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आया है U इज ग्रेटर देन U डैश, U क्या है आपकी, ये प्रारंभिक ऊर्जा है, यानी कि जब दोनों चालकों को संयोजित नहीं किया गया था। और U डैश क्या है, ये संयोजन के बाद की ऊर्जा है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर संयोजन के पूर्व ऊर्जा ग्रेटर देन संयोजन के पश्चात ऊर्जा। तो ये आप देख सकते हैं, संयोजन के पहले ऊर्जा ज़्यादा थी और संयोजन के बाद ऊर्जा क्या हुई, कम हुई। तो यही आपको सिद्ध करना था कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। यही पॉइंट आपको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया था। तो संयोजन के पूर्व ऊर्जा अधिक है और संयोजन के बाद ऊर्जा यहाँ पर जो है वो कम है। यही आपको यहाँ पर जो है इसमें
सिद्ध करना था। तो आप लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं कि उपरोक्त तथ्य से जो है स्पष्ट है कि संयोजन के पूर्व जो है ऊर्जा अधिक है और संयोजन के पश्चात जो है ऊर्जा कम है। या फिर बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें समय हमेशा जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा की कमी होती है, और ये ऊर्जा जो है उष्मा और क्षय, याद रखिएगा, उष्मा और ध्वनि के रूप में क्षय होगी। यानी कि यहाँ पर जो है उष्मा और ध्वनि के रूप में ऊर्जा जो है हमेशा नष्ट होती है, यानी कि क्षय होती है। इसलिए यहाँ पर जब भी दो चालकों को जोड़ा जाएगा तो उन चालकों के जोड़ने पर जो है यहाँ पर हमेशा ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ध्वनि और उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यही आपको यहाँ पर समझना है। यू जो है संयोजन के पहले की ऊर्जा है और यू डैश जो है संयोजन के बाद की ऊर्जा, यानी कि जब दोनों चालकों को जोड़ दिया गया उसके बाद की ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा जो है इससे कम है, यानी कि पहले ऊर्जा अधिक थी, जब जोड़ा गया तो ऊर्जा कम हो गई। यही पॉइंट आपको यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।